जुम्मे के रोज तहरीक लब्बैक ने एहतजाज करने में अपना पूरा जोर लगा दिया। मुबैना तौर पर उनके कारकुनान ने पुलिस को लाहौर में मुल्तान रोड पर निशाना बनाया, जिनमें DSP, इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स शामिल हैं। एहतजाज करने वालों ने पुलिस की रेस्क्यू 1112 की 6 गाड़ियों और बहुत सी दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस की तर्जुमान के मुताबिक सूबे में 63 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कसूर के इलाके फूलनगर के SHO की शिकायत पर FIR में लिखा गया कि एहतजाज करने वालों ने 2 पुलिस कांस्टेबल्स जहांगीर और इकबाल को अगवा किया। FIR में 300 नामालूम अफराद और 4 मुकामी इमाम मस्जिद समेत 48 अफराद का नाम दर्ज किया गया। सिंध में हवाई फायरिंग के जुर्म में तहरीक लब्बैक के 2 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज किया गया। माहिरीन मौशियात के मुताबिक 3 रोजा एहतजाज में कम से कम 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ट्रेनों, बसों और जहाजों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। इन सब नुकसानात के बावजूद बिलाखिर रियासत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के साथ फिर एक मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के बुनियादी नुकात हैं: आसिया के मुकदमे में नजरसानी की अपील पर हुकूमत मोतरज नहीं होगी। उसका नाम ECL में डालने के लिए कानूनी चाराजोई होगी। 30 अक्टूबर और इसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई उन अफराद को फौरी रिहा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही धरने खत्म हुए, हुकूमत का नया रद्द-ए-अमल सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमनो-अमान, तोड़-फोड़ और पुलिस वालों को जख्मी करने के मुख्तलिफ मुकदमात में 1800 के करीब अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस तरीके से आला अदालत के जज साहिबान को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की हुकूमत को जिस तरीके से जो तकारीर की गई, रियासत इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेगी। मामला ये कोई मजहब की या वो मामला नहीं है, सीधा सीधा बगावत का मामला है। जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन की तौहीन की गई, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन की गई, पाकिस्तान की सियासी, फौजी और जुडिशियल लीडरशिप की तौहीन की गई, उस पर माफी देना मुश्किल है। नाजरीन, इन तमाम सियासी और कानूनी मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं और सीनियर वकील हैं, बैरिस्टर भी हैं। ताज हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं कराची से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ इस्लामाबाद में हमें रिटायर्ड जनरल एजाज अवान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दफाई तज्जियाकार हैं। और कुछ ही देर में हमें हुकूमत की तरफ से इफ्तिखार दुरानी जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के हैं बराए मीडिया, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। नाजरीन, इन तमाम हमारे जो माहिर हैं इनसे बात करने से पहले, और मैं आपकी भी इजाज़त लूँगी, मीडिया का एक काम ये भी होता है कि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाए। तो मैं आज चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से वजूहात थे जिनकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बेगुनाह करार देकर इसकी रिहाई का हुक्म दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो किस बुनियाद पे किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। ननकाना साहब के गांव अटावाली में माफिया बीबी और अस्मा बीबी मोहम्मद अदरीस के खेत से फालसा जमा कर रही। आसिया बीबी को कहा गया कि पानी लाओ। जब वो पानी लाई तो वहाँ पर औरतों ने कहा कि वो असाई है, इसलिए हम इसके हाथों से लाया हुआ पानी नहीं पी सकते। शुरू में सिर्फ माफिया और आसमा बीबी ने शिकायत की कि आसिया बीबी ने तौहीन अमेज अल्फाज कहे हैं, पर वहाँ 25 से 30 औरतें भी थीं और किसी ने ये मामला रिपोर्ट नहीं किया। ना ही किसी दूसरी औरत ने इस मामले में अदालत में सबूत पेश किए। यास्मीन बीबी जो गवाहान की फहरिस्त में शामिल थीं, उन्होंने भी गवाही नहीं दी। इल्जाम लगाया गया कि आसिया बीबी ने एक अवामी इज्तिमा में अपना जुर्म कबूल किया, पर लगता है कि जिस अवामी इज्तिमा में इतराफ़े जुर्म किया गया वो महज एक अफसाना था। फैसले के मुताबिक अदालत अवामी इज्तिमा के बारे में कई सवालात उठाती है, क्योंकि लगता है कि ऐसा कोई अवामी इज्तिमा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि गवाहान अवामी इज्तिमा के मुकाम के बारे में बयानात तब्दील करते रहे। कोई कहता है कि यह अवामी इज्तिमा अब्दुल सत्तार के घर हुआ, कोई कहता है कि राना रज़ाक के घर हुआ, कोई कहता है हाजी अली अहमद के घर हुआ। लेकिन यहाँ ये सवालात सामने आते हैं कि शिकायत गुजार को वक़ुए के बारे में इत्तला किसने दी, अवामी इज्तिमा के वक्त वहाँ कितने लोग मौजूद थे, अपील गुजार को अवामी इज्तिमा तक कौन लाया और कैसे लाया गया। इन तमाम सवालात के बारे में गवाहान के बयानात में तजादात पाए जाते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि पहली FIR में अवामी इज्तिमा का जिक्र ही नहीं था, बल्कि कहा गया कि आसिया ने कारी सलाम, मोहम्मद अफजल और मुख्तार अहमद के सामने इतराफ़े जुर्म किया। फैसले के मुताबिक FIR वाक़े के 5 दिन बाद दर्ज की गई, जिससे शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ। FIR दर्ज होने के 15 दिन बाद इदरीस तीसरे गवाह को शामिल किया गया।
हालांकि FIR दर्ज होने के बाद आप कोई गवाह शामिल नहीं कर सकते। इस मामले की तहकीकात सिर्फ SP सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक का अफसर कर सकता है, लेकिन इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर ने सारी तहकीकात की थी। फिर आया आसिया बीबी का खुद का बयान। आसिया बीबी ने कहा कि मैंने पुलिस को कहा कि मैं बाइबल पर हल्फ उठाने को तैयार हूं कि मैंने कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तौहीन अमेज अल्फाज बयान नहीं किए। मैं कुरान और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में इज्जत और एहतराम रखती हूँ, लेकिन चूँकि पुलिस भी शिकायत गुजार से मिली हुई थी, इसलिए पुलिस ने मुझे इस मुकदमे में गलत तौर पर फंसाया। इस्तखासा की गवाहान सगी बहनें हैं और इस मुकदमे में मुझे बदनीयती से फांसने में दिलचस्पी रखती हैं, चूँकि इन दोनों को मेरे साथ झगड़े और सख्त अल्फाज के तबादले की वजह से बेइज्जती और जिल्लत का सामना करना पड़ा। मेरे आबाओ अजदाद इस गांव में तकसीम के वक्त से रह रहे हैं। मैं भी तकरीबन 40 बरस की हो चुकी हूँ। वक़्वे से पहले हमारे खिलाफ कभी भी इस किस्म की कोई शिकायत नहीं की गई। ताहम सबूत नाकाफी होने की वजह से और गवाहान के बयानात में सख्त तजादात की बुनियाद पर आला अदलिया इस नतीजे पर पहुंची कि आसिया बीबी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। नाजरीन, अब एक रिव्यू पिटिशन दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सलमान अकरम राजा साहब, इस रिव्यू पिटिशन का क्या स्कोप होगा और उसे क्या उम्मीद रखी जाए, इसलिए चूंकि दबाव तो बहुत है आला अदलिया के ऊपर, मगर केस के हकायक आपके सामने हैं। देखिए, एक तो ये कि अभी तक जो बज़ाहिर रिव्यू पिटिशन दायर की गई है वो जो फरीकैन थे मुकदमे के, उनकी जानिब से तो नहीं हुई। कारी सलाम गालिबन कंप्लेनेंट थे और उसके अलावा रियासत फरीक थी मुकदमे में। तो एक तो ये कि उनकी जानिब से रिव्यू नहीं हुआ, किसी तीसरे फ़र्द की जानिब से रिव्यू की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इनकी तरफ से, कारी सलाम की तरफ से या रियासत की तरफ से भी अगर रिव्यू दायर हो जाता है तो रिव्यू का दायरा इंतहाई महदूद होता है। आपको ये कहना पड़ता है कि कोई फाश गलती ऐसी हुई है जो बिल्कुल मुकदमे की सतह पे नज़र आ रही है कि कोई वाक़याती मामला या कानून का मामला बिल्कुल नज़रअंदाज हो गया है। यहाँ बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जामे मुफस्सिल फ़ैसले लिखे गए हैं। चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब का फ़ैसला, जस्टिस आसिफ खोसा साहब का फ़ैसला, इंतहाई बारीक बीनी से उन्होंने एक एक गवाह की गवाही को परखा है, उसको दीगर गवाहान के साथ मिलाकर पढ़ा है, मुकाबला किया है, तकाबुल किया है। तो यहाँ ये कहना कि बिल्कुल यकसर कोई फैसला कल को तब्दील हो जाएगा रिव्यू पिटिशन के नतीजे में, इस वक्त तो ऐसी बात बज़ाहिर नजर नहीं आती। पिटिशनर्स जो हैं वो तो ये भी कहते हैं, कोर्ट को ये भी कहते हैं कि आसिया बीबी का नाम आप ECL के ऊपर डाल दें। क्या कोर्ट ये हुक्म दे सकता है इस केस में? नहीं, देखिए, इस वक्त तो आसिया बीबी बरी हो चुकी है और जब तक रिव्यू में फैसला अगर सेटिसाइड नहीं होता, तब्दील नहीं कर दिया जाता, तो वो एक बरी शुदा एक शख्स है। उसको किस कानून के तहत, किस जवाज के तहत ECL पे डाला जाएगा, मेरी नज़र में ये इंतज़ामिया भी नहीं कर सकती। कोई कानूनी जवाज इस वक्त मौजूद नहीं है आसिया बीबी को ECL पे डालने का। तीसरी जो मांग है वो ये है कि शरीयत कोर्ट के जो मेंबरान हैं उनको इस रिव्यू पिटिशन के बेंच के ऊपर शामिल कर देना चाहिए। ये भी मुमकिन नहीं है। देखिए, रिव्यू का जो दायरा कार है वो भी, और उसके साथ साथ रिव्यू कैसे सुना जाएगा ये सब कानून में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। वही बेंच जिसने फैसला किया है वही बेंच रिव्यू पिटिशन को भी सुनेगा। वही 3 जज साहिबान देखेंगे कि क्या कोई गलती सरजद हुई है या नहीं हुई। शरीयत कोर्ट का दायरा कार मुख्तलिफ है, ये मुकदमा शरीयत कोर्ट के दायरे में नहीं आता। ठीक, दुरानी साहब, आपकी हुकूमत ने तो ये एक मुआहदा भी दस्तखत कर दिया है जिसके अंदर आपने कहा जी ECL के अंदर हम नाम डालेंगे। तो अब आपके क्या प्लान्स हैं? पहले तो ये बताइए कि कितने लोग इस वक्त हिरासत के अंदर हैं और हुकूमत का इस वक्त क्या लाए अमल होगा? और लोग हिरासत में लेंगे? खादिम रिजवी साहब के ऊपर मुकदमा FIR तो दर्ज है, तो क्या उनको भी हिरासत में लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कंप्रीहेंसिवली अगर आप देखें, हमने अपने जो बेहतर ऑप्शन अवेलेबल थे, क्योंकि जितने उलमाए कराम थे उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं या अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम में से नहीं हैं। अच्छा। तो उनको हमने सेग्रीगेट किया और ये कह रहे हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, तो उनके साथ एक जो है एग्रीमेंट हमने साइन किया जिसमें ड्यू कोर्स जो प्रोसेस है, जिस तरह में आपने ECL का नाम पूछा,
तो ECL का एक प्रोसेस है और ECL में अगर वो प्रोसेस बनता है जो कि अगर कोई मौजूद हुआ कानून, मेरा ख्याल है कि उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे, क्योंकि नेचुरली हमने एक एग्रीमेंट किया, वो कह रहे हैं हम पीसफुल रहेंगे, हमने उनको पीसफुल मेंटेनेंस के लिए कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है हम आगे चलेंगे। अभी उसमें जो लोग हैं जिनका शवाहिद मिल रहे हैं जो तोड़ फोड़ में मुलविस थे, कुछ जो है वो इस्लामाबाद में अरेस्ट हुए हैं, कोई 15 के करीब गिरफ्तारियां यहाँ पे हुई हैं, कोई इस तरह की गिरफ्तारियां, कुछ जो है वो सारे दादोशुमार हमारे पास है। खादिम हुसैन रिजवी साहब और कादरी पीर अफजल कादरी के खिलाफ आप लोगों ने FIR तो दर्ज कर ली है, उनको हिरासत में लेने के कोई आपके प्लान्स हैं कि नहीं? फिलहाल कोई प्लान नहीं है जी हमारा इसके ऊपर, क्योंकि FIR क्यों दर्ज? एक FIR जो है उनकी वो मतलब उसको हमने एक रिकॉर्ड के तौर पे उन्होंने रखा, लेकिन उस पर एक माफ़ीनामा भी अगर आप देखें उसमें एक माफ़ी मांगी हुई है जो उन्होंने अपना पोजीशन रिट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा। इसमें कोई ऐसा हमारा, क्योंकि नेचुरली नूर अल कादरी साहब इन्वॉल्व थे जो ये डील कर रहे थे, उनको ऑन बोर्ड लिए हुए भी प्राइम मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लाएंगे, आज रात को आ जाएंगे, सुबह इसके ऊपर वजारत दाखिला उनको एक प्रेजेंटेशन भी देगी और बाकी जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स जो ये डील कर रहे थे वो सारे के सारे गुफ्तगू करने के बाद एक लाएअमल आएगा। एक प्रोसेस है, उसके तहत हम आगे चल रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ड्यू कोर्स में आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ जाएगा। नहीं, दूसरी तरफ आप ये बताइए कि आसिया बीबी को आप ECL पे कैसे डालेंगे, क्योंकि सलमान अकरम साहब राजा साहब तो यही कह रहे हैं ना कि आप ECL पे किस कानून के तहत डालेंगे, ना कोर्ट डाल सकती ना हुकूमत। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसमें तो उनका डिमांड हमने एग्री कर लिया, अभी कोई कानून के मुताबिक कोई रास्ता होगा तो हम डाल देंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं डालेंगे, तो इवैल्यूएट करेंगे जी, कोई प्रोसेस होगा, एंगेजमेंट पॉलिसी है ना जी, एक सिचुएशन आ गई है। तो ताज हैदर साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, ये बताइए कि हुकूमत का जो रोल रहा है इस पूरे जो ये इंसिडेंट रहा है, क्या हुकूमत ने सही तरीके से अपनी रिट कायम करने की कोशिश की? देखिए, सबके सामने ये बात है और हुकूमत ने खुद कहा कि वो फायर फाइटिंग कर रही थी और फायर फाइटिंग की वजह से उन्होंने सरेंडर किया है। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करना ये सरेंडर करने वालों को ज़ेब नहीं देती। इन्होंने तो इस हद तक सरेंडर किया कि वहाँ आसिया बीबी का नाम भी एन अलिफ स्वाद से लिखा, यानी ये कि ये, और उसके मानी सबको पता है गुनहगार के हैं, यानी इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि आसिया बीबी गुनहगार थी। और ये बात के अदालत उज़्मा ने जो फ़ैसला दिया था कि गवाह झूठे हैं और झूठी गवाहियों के बारे में सूरह बकरा से जो आयत का हवाला दिया था और उसके बाद जिस हदीस का हवाला दिया है फ़ैसले के आखिर में, इंसान लरज़ जाता है कि हुज़ूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़ुद शिकायत रोज़े क़यामत करेंगे इन ज़्यादतियों की। तो ये खौफ खुदा होना चाहिए। ख़तरा ये है कि अगर ये बड़ी बड़ी बातें की गई और धमकियाँ दी गई और अगर ये फिर निकल आए बाहर तो फिर महीने भर तक ये संभलेंगे नहीं और शहरियों पे जो गुजरेगी उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। रियासत में इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सके इनको। सीधी सी बात है, ये पहले सरेंडर कर चुके हैं और ये इनको ये बातें ज़ेब नहीं देती कि इस वक्त जो है, पंजाबी का लफ्ज़ है ना, बढ़ के मारना, कि ये बढ़ के मारे। मामलात को फिर से मुश्तइल नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं खामोशी के साथ करें, कानून के मुताबिक करें। ये जो बड़े बड़े दावे हैं इनसे फ़िज़ा, मतलब आपने आग बुझाने के लिए सरेंडर किया, आप फिर से आग क्यों लगा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, किस तरह ये आग लगा रहे हैं, कैसे आग लगा? जब इस किस्म की बातें की जाती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर जाहिर है कि जज्बात मुश्किल वो फिर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। इजाज़ अवान साहब, देखिए इसका तो अंदिया उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द कॉल कर देंगे, कभी भी हम कॉल कर सकते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो जिस तरह हुकूमत ने इनसे डील किया, क्या वो सही था या आपको लगता है कि यूज़ ऑफ फोर्स होना चाहिए था इस बार? थैंक यू मुनीज़े। अब सियासी हुकूमतें हमेशा से मजहबी जो नौइयत के क्राइसिस होते हैं या जिनमें मजहबी रंग दे दिया जाता है, उनसे ऐसे ही डील करती आई हैं। अगर आप 90s के दौर में जाएं तो सूफ़ी मोहम्मद ने मालाकंड पे रोड ब्लॉक की थी और उन्होंने निज़ाम अदल का मुतालबा किया था। बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी,
वो गई, उन्होंने सूफी मोहम्मद से मुलाकात भी की और एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हुआ और उनको कहा जी कि हम आपको निज़ाम अदल दे देंगे। इसको तहरीरी शक्ल दी गई और मुआहदा किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में दोबारा हुआ और उस वक्त मटा के इसके कांजू के एक MPA थे पीपल्स पार्टी के, वो कत्ल भी हो गए थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में फिर यही फितना खड़ा हुआ और उन्होंने भी एक मुआहदा किया और उन्होंने कहा जी हम आपको निज़ाम अदल दे देंगे मालाकंड डिवीजन के 8 जिलों में, यानी 1 मुल्क और 2 कवानीन। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी का दौर था और ANP की गवर्नमेंट थी वहां पे, तो उस वक्त भी एक मुआहदा हुआ। तो यानी आपके कहने का मकसद ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट ने चूंकि हमेशा घुटने टेके हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सिविलियंस इस काबिल ही नहीं है कि वो इस मामले से निपट सके? नहीं मुनीज़े, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कुछ और होती हैं और उस वक्त होता है। एक पहली कंसिडरेशन ये होनी चाहिए और हमेशा ये होती है कि इस क्राइसिस को एक दफ़ा अवॉइड किया जाए, जानी और माली नुकसान जो मज़ीद होने से रोका जाए और उसके बाद किसी एक मुकम्मल जामे लाए अमल के ज़रिए इससे डील करना चाहिए था, जो सब हुकूमतें क्राइसिस टल जाने के बाद उसको अवॉइड करती रही हैं। अब ये गवर्नमेंट एक रिजॉल्व शो कर रही है कि इन्होंने पहले एक मुआहदा किया और 48 आवर्स के अंदर उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया, जो पिछली दफा नून की हुकूमत ने फैजाबाद में 22 दिन लगे थे। तो अब 48 आवर्स में सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया गया। अब अगर ये उनके खिलाफ कोई जामे हिकमत अमली बना के, और मैं प्रोपोज करूंगा कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आइंदा ऐसे होने वाले तमाम हंगामे उनके बारे में एक मुकम्मल पॉलिसी बनाएं। आपका जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पे आ गया है। अदालतें देंगी, गलियों में या स्ट्रीट्स पर फैसले नहीं हो सकते। अच्छा दुरानी साहब, देखिए आपने उनकी बात सुन ली है। वो ये कह रहे हैं कि आपने पहले एक मुआहदा किया, अब ताज हैदर साहब भी ये कह रहे हैं आप जिस किस्म के और अहकामात उठा रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि फिर से वो वापस आ जाएंगे सड़कों पे। तो आपकी स्ट्रैटेजी है क्या फिर हुकूमत की? देखिए, ये पहले जो था वो इंगेजमेंट पॉलिसी थी जिसमें हमने इंगेज किया उनके साथ। अभी जब जो उलमाए इकराम है वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये लोग जिन्होंने तोड़ फोड़ की हम में से नहीं हैं, तो उनको हमने जो है कानून के दायरे में लेके आ रहे हैं। किसी भी आलिम को या जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया उनको कुछ नहीं कहा गया। नहीं, पीर अफजल कादरी साहब की आपने बात सुनी है कि हम कभी भी कॉल आ सकती है, तैयार हो, और इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सुनी होगी उनकी? जी, मैंने बिल्कुल सुना है। लेकिन उनके साथ हमारी एंगेजमेंट इस वक्त जो है नूरुल्लाह कादरी साहब एंगेज हैं फुल टाइम पे, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको एंगेज रखा हुआ है। हमारी बड़ी इंक्लूसिव पॉलिसी है, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट के ऊपर आपको जाना पड़ता है द कैपेसिटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसने एक्शन करना होता है। हम उसको भी बिल्ड कर रहे हैं, हम मैकेनिज़्म भी बिल्ड कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये पहली हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म साहब दौरे पे थे, उनकी मिडिल टीयर थी, टॉप टीयर यहाँ पे नहीं थी। हमारा एक डेलीगेशन चाइना गया हुआ। ये भी एक सवाल है कि वो क्यों दौरे पे गए? नेशनल इंटरेस्ट का दौरा था, लेकिन उसकी कैपेसिटी थी मिडिल टीयर की। अप्रिशिएट करना चाहिए मिडिल टीयर को कि उन्होंने ये सोल्यूशन वहाँ पे निकाला, हल किया उनके एब्सेंस में। कि जब आपके पास इतना बड़ा क्राइसिस है, जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि जी वो 23 दिन लगे। हमारी जो सेकंड टीयर थी, जो इंटीरियर मिनिस्टर था, जो हमारे रिलीजियस मिनिस्टर थे, उनमें इतनी कैपेसिटी थी, उन्होंने हैंडल किया और डिफ्यूज़ किया सिचुएशन। मगर अब पुलिस के सोर्सेज BBC को उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने हमें कहा कि छोड़ दें उन लोगों को। जब हमने उनको छोड़ दिया तो पता चला ना उनका हमारे पास पता है, ना उनके पास हमारे पास उनका नाम है, तो हम उनको अब कहाँ से पकड़ के लाएं और वापस हिरासत में डालें? तो इसके अंदर स्टेट की जो एक स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी फॉल्टी है। मुनीज़े, हम जो है ना टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। आपकी मोटरवे जो 2200 किलोमीटर पुलिस ने दिया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बता रहा हूँ, 2200 किलोमीटर जो पाकिस्तान की है वो कवर्ड है। मिनिस्टर जो अपर कम्युनिकेशन है मुराद सईद, उससे पूछें, मोटरवे पुलिस ने वो डेटा दे दिया था कि कौन लोग कहाँ पे एंटर किए हैं, कहाँ से एग्जिट किए हैं, कहाँ पे थे और कहाँ पे नहीं थे। नादरा के पास कैपेसिटी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई रद्द अमल होगा बैक पाकिस्तान? नहीं, हम देखिए हम क्यों रद्द अमल करेंगे जबकि हम उनके साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब हम उनको रिएक्शन देखे ना, अच्छा ठीक, हम जब उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, ना उनके हमने कोई बंदा उठाया है, ना हमने किसी को गिरफ्तारी, जो हमने कहा है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। जो मुआहदा आपने साइन किया है इसके ऊपर हमने बात करनी होगी, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। सिर्फ आज न्यूज़ पर
वेलकम बैक नाजरीन। सलमान साहब, जिस तरह हुकूमत ने एक मुआहदा साइन किया और अब जिस तरह के दुरानी साहब कह रहे हैं कि देखें जी ये उनके लोग नहीं थे तहरीके लबैक पाकिस्तान वालों के जिन्होंने तोड़ फोड़ की, तो इसलिए हम मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, चले वो खुद कह रहे हैं तो हम उनको हिरासत में ले रहे हैं। अब आप इतना बड़ा हजूम, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल था। आप हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हुआ वो तो बज़ाहिर एक सरेंडर था। ये पीर अफजल कादरी साहब ही की तकारीर थी जिनसे तमाम मुल्क एक तरह से लरज़ गया था, जो गुफ्तगू हुई, जो लहजा इस्तेमाल किया गया इदारों के ख़िलाफ़। अब उसके बाद उन्हीं साहब के साथ बैठकर एक कागज़ पर दस्तखत कर लिए जाते हैं, ये कह दिया जाता है कि उनको माफ़ कर दिया गया। ये एक हज़ीमत की बात है जो हमारे लिए आसान नहीं है कबूल करना, लेकिन इनकी अगर ये समझते हैं हिकमत अमली थी, इसके सिवा इनको कुछ चारा नज़र नहीं आया, तो ये फिर इनकी सवाबदीद है। लेकिन बज़ाहिर इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, मुल्क के मोराल को नुकसान पहुंचा है। अब ये कहना कि एक शख्स ने बगावत पर उकसाया अफवाज पाकिस्तान के अफराद को, हमने उसको माफ़ कर दिया। अब ये माफ़ करने का हक किसका था, किस सतह पे ये फैसला हुआ कि हमने उसको माफ़ करना है, ये सोचने वाली बात है। दीगर जो मामलात हैं कि ये मायदा जो सो कॉल्ड है, ये दस्तखत होते हैं इस पर और फ़ौरन तमाम हुजूम छट जाता है। अगर वो लोग इनके लोग नहीं थे तो क्यों वो इस मायदे के तहत 1 मिनट में गायब हो गए सड़कों से, मोटरवे से। अब अगर उन लोगों को हम पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, मुकदमे चलाते हैं, तो ये कहना क्या तहरीक लब्बैक वाले बिल्कुल अपना हाथ उठा लेंगे और कहेंगे ये सब लोग हमारे नहीं हैं, आप शौक से 1100-1200 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाएं, उनको सजाएं दें। अगर तो ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। जो लोग आपके सामने मौजूद हैं, जिनकी फुटेज मौजूद है, वो इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो लोगों को दहशत ज़दा कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल मुबर्रा हो जाएं कानूनी अमल से और उनके खिलाफ कुछ भी ना हो। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आप सही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा तो होना चाहिए, मगर ताज हैदर साहब, अगर उनके खिलाफ मुकदमा होगा तो जो FIR दर्ज की गई है उनके लीडरान के खिलाफ, जहां पे कहा गया है कि जी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इनको पकड़ा जाए, इन्होंने प्रॉपर्टी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने पुलिस को ज़दोकोप किया, ये सारे इल्ज़ामात हैं, FIR है मगर हिरासत में लेने के लिए तैयार नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? मुनीज़, पहले तो मैं ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जनरल आवान को याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 में जो हमारे मजहबी इंतहा पसंद थे वो मरगला तक पहुंच चुके थे और सारे इस इलाके में, स्वात वैली के अंदर और कबायली इलाके में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी थी। अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दिया गया और अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि सिर्फ 4 माह की मुद्दत में 25 लाख लोगों को स्वात वैली से निकाल के और स्वात में अमन अमान कायम करके और फिर उनको वहाँ पे वापस भेजा। सिवाय शुमाली वज़ीरिस्तान के सारे इलाके दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों से खाली कराए गए थे। सिर्फ क्योंकि फिर पेशकदमी शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर रोक दी गई थी, जिस पे ज़ाहिर है कि फ़ौजी कमान से मुत्तफ़िक नहीं थी हुकूमत, इस वजह से ये मामला जो था ये फिर से आगे बढ़ा। और फिर जिस वक्त के अफवाज पाकिस्तान ने पेशकदमी की तो वहाँ से शुमाली वज़ीरिस्तान से भी इनका खात्मा हो गया। बड़ी बात यह है कि आपने ये वाक़यात होने क्यों दिए? क्या आपको नहीं पता था कि क्या मूव उनके होंगे, कहाँ वो आएंगे, कहाँ सड़कें रोकेंगे? आपने पहले से इस बात के इंतज़ामात क्यों नहीं किए कि जिनसे ख़तरा था उनको पहले से गिरफ़्तार किया जाता अमन आमना की हिफाजत के तहत, और उसके बाद उनको वहाँ जमा होने ना दिया जाता और सड़कें जो थी वो खाली रखी जाती? हाँ, मुजाहरा करना हर पाकिस्तानी का हक है, तो सड़क के किनारे अगर मुजाहरा करते हैं तो ये चीज़ें पहले से तय कर ली जाती हैं। आपकी बात में वजन है। प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी तो लिए जा सकते थे ना दुरानी साहब? प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए गए जब आपको पता था कि ये होने जा रहा है। हमें कई दिनों से पता था ये होने जा रहा है। तो आज साहब बात कंप्लीट अब भी सिर्फ बातों के अंदर बातें उड़ाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और जो ख़तरात हैं उनको पेश नज़र नहीं रखा जा रहा। देखिए जी, जिस तरह ताज साहब ने फरमाया कि जी किसी भी माशरे में, जमहूरी माशरे में
आपको हक है प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, और यही अंडरस्टैंडिंग थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी जो वॉयलेंस, हाँ, तो पहले आपने देखा था ना कि क्या हुआ था, पहले भी उन्होंने यही कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो यू शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। मैं जो आपको पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, जो मैं रिट्रीट कर रहा हूँ पॉइंट, कि वो उलमाए किराम कह रहे हैं कि उनको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा कि उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी गलती तस्लीम कर लिया, जिसकी वजह से गिरफ्तार नहीं हो रहे। लेकिन उलमाए किराम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की है वो हम में से नहीं है। किसी जमहूरी माशरे में भी अगर आप 16 MPO का निफाज कर देंगे, लोगों को पकड़ दखड़ कर देंगे, फिर आप यू क्वेश्चनिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यू इटसेल्फ कि जी क्योंकि मुझे तोड़ फोड़ करेंगे और बाहर आके लोगों को सपोर्ट करेंगे और पुलिस वालों को डंडे मारेंगे, उसका क्या? देख, वो बिल्कुल बात ठीक है। कानून अपना रास्ता लेगा जो ले रहा है इस वक्त, जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि जिन के खिलाफ FIR हो रही, कानून रास्ता ले रहा है, जिन्होंने तोड़ फोड़ की वो जा रहे हैं अपने अपने रास्ते पे, पुलिस उनको राउंड अप कर रही है और जो केस हो रहे हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रीएम्प्टिव मेजर ले लेंगे तो यहाँ पे कोई इस तरह का कोई डिक्टेटोरियल रजीम तो नहीं है ना कि हम पहले से कहेंगे क्योंकि इन्होंने तोड़ फोड़ करना इसलिए आना है। उसके लिए हमने उसको रखा कि जी ओपन आके अपना, यहाँ इस्लामाबाद में अच्छा नहीं काफी जमातों ने, खैबर पख्तूनख्वा में काफी जगहों पे लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया हुआ है। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया हुआ है, मगर जनरल साहब ये बताइए कि जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि जी उन्होंने एक तरीके से बगावत का मुकदमा उनके ऊपर इसलिए बनता है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जो हमारे आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें बार बार मीडिया को बताया जाता है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। उसके अंदर आपने निहाल हाशमी का हाल देखा, दानियाल अजीज, तमाम मुजरा का हाल देखा। फिर उन्होंने जो फौज के मुतल्लिक भी बात की तो उसके वो भी बगावत के जुमरे में लाया जाता है। तो अगर अब इनको बख्श दिया जाता है तो फिर लोग ये कहेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुकद्दस गाय बने हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कानून अलग है। मुनीज़, थैंक यू। देखिए, बात जो गौर तलब है वो दो तीन बातें हैं। पहले जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, एक तरफ तो जब ये मुकदमा इब्तदाई तौर पे दाखिल किया गया तो अदलिया को भी रिव्यू करना पड़ेगा कि डिसीजंस हैरान कुन हुए हैं। सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी, फिर हाई कोर्ट में यही एविडेंस और वहाँ भी केस चला, उन्होंने भी सजाए मौत दी और कहा जुर्म सरजद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को हक है, उन्होंने कह दिया जी ये जुर्म सरजद नहीं हुआ और एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, बरी है। तो ये एक दफ़ा लोगों की तवक्कुआत बड़े एक पेंडुलम की तरह एक तरफ चली गई फिर दूसरी तरफ चली गई। तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये हैरान कुन फैसले ज़रूर हैं तीनों। और फिर अगली बात एडमिनिस्ट्रेशन की है कि जब इतना बड़ा फैसला आने वाला था, क्या अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो सकता था? इसके रिपरकशंस को अदलिया को भी देखना चाहिए था कि जब हम इतना बड़ा डिसीजन देंगे। मगर मैं तो बगावत के हवाले से आपसे पूछ रही हूं कि अगर कोई चौराहे में खड़े होकर इस तरह की बातें कर दे जिस तरह की हमने सुन ली, तो फिर पॉलिटिशियंस को तो पकड़ पकड़ हो जाती है इन बयानात पे, मगर इनको तो नहीं हाथ लगाया जाता। तो फिर लोग पूछते तो हैं कि फिर इनके लिए कानून अलग है क्या? मुनीज़े, देखिए तीनों बात, मैं अभी इस तीसरे सवाल की तरफ आ रहा हूं कि ये जो बात हुई है ये सिंपल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तीनों वर्दी जजेस को काबिल कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा जी ये वाजिबुल कत्ल है। अब ये कॉन्टेम्प्ट से भी थोड़ा आगे तक गए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने आर्मी चीफ पर एक बेबुनियाद लग़्व इल्जाम लगाया और आर्मी को उकसाया, ये सेडिशन की वर्स्ट तरीन एग्जाम्पल है जिसके ऊपर मुकदमात भी बनते हैं और ये टॉलरेबल चीज नहीं होनी चाहिए, इसका मुआवजा होना चाहिए। नहीं तो इफ्तिखार दुरानी साहब क्या करें उसके बारे में? चीफ एग्जीक्यूटिव हुकूमत पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैं समझता हूं कि देखें, ये स्टेप लेना तो इनके अपने इख्तियार में है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन पहली बात है, जिन लोगों ने ये कहा उनसे लाताल्लुकी का इजहार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं किया। जिन उलमाए दीन ने यह बात कही, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की, उनसे लाताल्लुकी का इजहार नहीं हुआ। अब देखना यह है कि या तो वो पब्लिकली टेलीविजन पे आके पूरी कौम से और इन तीनों अदारों से अगर मुआफी मांगते हैं और अपने अल्फाज को वापस लेते हैं और नदामत का इजहार करते हैं कि हमसे ये जुर्म सरजद हुआ है, हम मुआफी मांगते हैं, तो फिर ये तीनों साहिब इख्तियार लोग हैं। अगर अमन की तलाश में ये उनको माफ करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिर इसके बाद
कॉन्टेम्प्ट का मेयार क्या मुकर्रर करेगी अदलिया, सेडिशन का मेयार क्या मुकर्रर किया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इस डिसिप्लिन को कैसे एनफोर्स करेंगे जहां उनके ड्राइवर और कुकों को दावत दी जा रही है कि आप अपना कदम उठाएं। तो इससे बड़ी इंस्टिगेशन और क्या हो सकती है। मगर तो आप कह रहे हैं कि अगर वो आके माफी मांग ले नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो उनको माफ कर देना चाहिए। देखो, मैं तो सिर्फ एक प्रपोज कर रहा हूं। अच्छा। ये इन तीनों साहिब इख्तियार अदारों का काम है कि वो कौन सी अपॉलॉजी को एक्सेप्टेबल समझते हैं और कौन सी अपॉलॉजी को काबिल मुआवजा समझते हैं और एक्सेप्टेबल नहीं समझते। इस जुर्म को काबिल मुआवजा समझते हैं, इसका फैसला उन्होंने करना है। जनरल साहब, फौज का इदारा इस माफी को एक्सेप्ट करेगा? मैं ये नहीं कह सकता, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। इसकी डीजी ISPR वजाहत कर सकते हैं कि आर्मी को ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक राय दे रहा हूं कि ये सेडिशन की वर्स्ट एग्जांपल है और हमारे मजहबी रहनुमाओं को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। ठीक, मगर नाज़रीन, इस वक्त सबकी जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं और फौज का भी क्या रोल रहा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरनों के अंदर, इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। क्या मुदाखलत होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इस पर भी बातचीत हो रही है। इस सब पे हम सवाल करेंगे मगर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सलमान अकरम राजा साहब, आप एक कानूनदान हैं, मगर ये बताइए कि हम सबको मालूम था कि इस केस का वर्डिक्ट आ रहा है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो जिस तरह के ताज हैदर साहब कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आई अदलिया के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। आपको लगता है कि शायद वो एक मिसिंग थी जिसकी वजह से मामला इस हद तक पहुँच गए? देखिए, ये एक तरह से अब स्पेकुलेशन होगी कि क्या हुकूमत कर सकती थी, क्या लोगों को बड़ी तादाद में कबल अज़ वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता था, क्या अगर ये किया जाता तो कोई हुकूक पामाल होते। लेकिन जब ये आ गए थे सड़कों पर तो उस वक्त जो 2 दिन रियासत बिल्कुल नापैद रही, हर एक को ये लगा कि हमारे जान व माल बिल्कुल गैर महफूज हैं। किसी भी घर में ये नंदनाते दाखिल हो सकते थे। इस्लामाबाद में G64 तक ये लोग आए, डी चौक तक जाने की गर्ज से, और वो तमाम इलाका दहशत ज़दा था। और इसी तरह दीगर शहरों में बिल्कुल रियासत का कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा था। ये चीज़ हरगिज़ मैं समझता हूँ काबिल कबूल नहीं थी। हमारे पास बहुत से आइनी और कानूनी ज़राए हैं ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। फ़ौज को बुलाया जा सकता है इन एड ऑफ सिविल पावर। अगर ऐसा किया गया तो क्यों फ़ौज हमें नज़र नहीं आई। उन 2-3 दिनों में कुछ भी हो सकता था और जितना नुकसान हुआ है उससे बढ़कर नुकसान मुमकिन था। ऐसा जो एक वाक़या है, मैं समझता हूँ बहुत लंबे अरसे के लिए वो शहरियों का जो एतमाद है रियासत पर उसको ठेस पहुँचाता है। जो गैर मुल्कियों का एतमाद है रियासत पर, वो क्यों अपनी माल यहाँ से हासिल करें। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो कौन सा मुल्क है जो ये अब ख्याल करेगा, या कौन सा कोई बैरूनी बिजनेस है या इम्पोर्टर है जो पाकिस्तान से अपने माल को सोर्स करने का सोचेगा। सोचेंगे जरूर लोग, मगर डरेंगे। ये तमाम वो वाकयात हैं जिनकी वजह से एक रिस्क जो है मुल्क का, जिसको हम कंट्री रिस्क कहते हैं, वो बढ़ जाता है जी। और हम में से कोई भी नहीं चाहता, चूंकि इस वक्त खुद हमें पता है कि इकॉनमी का हाल क्या है। ताज हैदर साहब, जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हम रेंजर्स को तलब कर सकते थे, जो हुकूमत है वो फौज को तलब कर सकती थी इन एड ऑफ सिविल पावर, आपको लगता है कि हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए था? और इमरान खान साहब के बारे में भी, चूंकि इमरान खान साहब तो चाइना चले गए और वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सीधी सादी बात होती है कि मुजाहिरीन क्या मंसूबे बना रहे हैं उनका पहले से पता होता है। जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके लोग इनके साथ बैठे होते हैं और वो पहले से बता देते हैं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी कानून मौजूद है कि अगर आपको ख़तरा यह है कि मतलब छोटा सा आम शहरियों में भी अगर किसी को ख़तरा होता है तो वो 151 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी कानून मौजूद हैं। जिन जगहों पे धरना होना था वहाँ पहले से रियासत की फ़ौजें, जो रियासत की जो क़ुव्वत थी, वो डिप्लॉय की जा सकती थी और वो सीधे सीधे कहते कि जनाब मुज़ाहरा आपका पुरअमन होगा,
लेकिन आप अगर इससे आगे बढ़े तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये इसको कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, अब मुश्किल ये ज़रूर हो गया है और इसको बड़ी दानिशमंदी से कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही मुनीज़े मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अदलिया के बहुत से फ़ैसलों से इख्तलाफ किया है और इस इख्तलाफ को बरसरेआम इज़हार भी किया है। मैं अदलिया को सिद्क़े दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मिस्टर चीफ जस्टिस को, उनके साथी जजों को, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और ये फ़ैसला एक नए रास्ते खोल रहा है। और जिस तरीके से ये फ़ैसला तफसील के साथ दिया गया है, उसमें न सिर्फ ये बात बताई गई है कि झूठी गवाही दी गई है, बल्कि हमारी दीन की तफ़हीम में इजाफ़ा हुआ है जिस तरीके से कुरान और हदीस के हवाला जात दिए गए हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि मिस्टर जस्टिस आसिफ खोसा ने एक बड़ी अहम बात कही है और वो ये बात ये कही है कि अगर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लेके झूठ को सच बनाया जाए तो ये ख़ुद तौहीन रिसालत है। अब हमारी जमात और बहुत सी दूसरी जमातें एक अरसे से ये कह रही हैं कि अगर झूठ बोला जाए और झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए इस सेक्शन 296 में, तो फिर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को भी वही सज़ा दी जाए कि जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को दी जाती है। मिस्टर जस्टिस आसिफ खोसा ने इस फ़िक्र के ऊपर एक तायीद की मोहर लगाई है और उन्होंने ये कहा है। अब अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने झूठ बोला। मिस्टर जस्टिस सईद खोसा के मुताबिक वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही कि जिन्होंने इस तरीके से झूठ बोल के आपने बहुत अहम बात की है और यकीनन जजमेंट के अंदर ये कहा गया है कि जो झूठा इल्ज़ाम लगाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हुकूमत का इसके पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का एक है, डिफाइंड है, उसमें देखा जाएगा। अभी आएगी जजमेंट जो आई हुई है उसके ऊपर एवेलुएशन जो है हमारे लीगल एक्सपर्ट्स करेंगे। जैसे कि मैंने पहले काफ़ी देर होगी आए हुए। हाँ जी, लेकिन इस दौरान में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, आज रात को आ जाएंगे। जो आगे का लाया अमल है, इमीडिएट क्या था कि आपने डिसंगेज करना था प्रोटेस्टर्स से, कि उनको आपने पीसफुली वहाँ से घर भिजवाना था, जो हमने कोशिश की कि जितना बेहतर हम कर सके। अपोजिशन की या बाकी जो हमारे नाक़िदीन उनका अपना राय हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको रेंजर्स को या मिलिट्री को आप बुला सकते थे, नीड ऑफ सिविल पावर, अगर आप समझते हैं कि पुलिस के पास वो कैपेसिटी नहीं है। क्या आपने इस बात के बारे में सोचा भी, कोई सोच विचार हुई कि शायद हम ये करें? वॉज इट एवर इवन कंसिडर्ड? जी जी जी, मैं काफ़ी थिंकिंग चल रही होती है, लेकिन आपको क्योंकि जब आप इदारों से, ये एक ऑप्शन था, ऑप्शन अभी भी हैं। नहीं, क्या ये ऑप्शन कंसिडर हुआ था कि आप रेंजर्स को या मिलिट्री को इन एड ऑफ सिविल पावर लेके आएंगे मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए? हम ये समझ रहे थे कि पुलिस इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगी, बिकॉज हमने इसके ऊपर हम उसको ये समझ रहे थे कि पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगी। पंजाब की हद तक, खैबर पख्तूनख्वा तक हम एक दिन पहले लाहौर गए, उन्होंने ब्रीफ किया और बताया। अभी एक सिचुएशन इमर्ज हो गई है, उसमें एज वी आर टॉकिंग द सिचुएशन बिल्ड हो रही ना, इवॉल्विंग सिचुएशन है। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चाइना भी जाना था, तो वो चाइना चले गए और हमने जो हमारी फैम ऑफ हिरासत जो हमारी टीम थी, हमने मिल के उनको डिसंगेज किए यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे जो आपकी बात से समझ में आई है, आपने कभी कंसिडर ही नहीं किया था कि हम इन एड ऑफ सिविल पावर या रेंजर्स को या फौज को तलब कर लेंगे? लेकिन ये तो डिसीजन बिल्कुल टॉप लेवल का ना जी। अच्छा, मगर टॉप लेवल के जो सवाल है वो ये है कि इतना बड़ा बहरान मुल्क के सामने था और इतना बड़ा क्राइसिस सामने था, मगर वज़ीर आज़म साहब चाइना चले गए। फिर हमने आपकी पार्टी के अंदर से एक तरफ से तो मुआहदा देखा जिसके अंदर ऐसा लगा कि जो हुकूमत है वो सकम कर गई है। फिर वज़ीर आज़म की जो साबका बीवी हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी वज़ीर आज़म के ऊपर तनकीद की। आपकी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शिरीन मज़ारी, उन्होंने भी इस मुआहदे की ऊपर तनकीद की। तो फिर वज़ीर आज़म साहब कहाँ खड़े थे इस मामले पे? क्या पॉलिसी आपकी? वज़ीर आज़म साहब ने एक जो है पॉलिसी बयान जो कि नेशनल एड्रेस में उन्होंने दिया,
और उसके बाद ये कि किसी भी जमहूरी पार्टी में डिसेंट नोट कोई भी इख्तलाफ राय रखना जो है जमहूरियत का हुस्न है। किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में आपने कोई मार्शल लॉ थोड़ी लगाई होती है। ठीक है, मगर वज़ीर आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू वही था जो उन्होंने नेशनल एड्रेस इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्टी, आई कैन डिसेंट फ्रॉम हिम कि जी मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक होना चाहिए। वो एक्सप्लेन करेगा कि जी हाँ मैंने इसलिए किया है। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म की जो टीम है, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू शहरयार अफरीदी फॉर डूइंग एन कमेंडेबल जॉब एंड इवन इन एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बेहतरीन काम किया। अच्छा, आखिरी सवाल जनरल साहब आपसे, जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि इनके पास एक ऑप्शन ये था कि रेंजर्स को इन एड ऑफ सिविल पावर ये तलब कर लेते, जिस तरह कराची के अंदर भी हुआ था, और 2 दिन थे ऐसे जहां पे वो सही बता रहे हैं कि जी बिल्कुल ही लॉ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को ये करना चाहिए था? मुनीज़े नहीं, मैं समझता हूँ कि पहली बात है 2 काम होने चाहिए थे, और ये इस मुल्क में तारीख में होते रहे हैं, अदलिया की तारीख में भी होते रहे हैं। अच्छा। अगर अदालत ये फैसला महफूज कर लेती और अनाउंस करने से पहले तकरीबन 1 माह का वक्फा देती, इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन करते और तहरीक तालिबान की लीडरशिप को एतमाद में लेके इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था और यही फैसला 1 माह बाद सुनाया जाता। दूसरी बात, स्टूडियो में बैठ के कहना बड़ा आसान है, जब मुल्क के तमाम बड़े छोटे शहरों में मुजाहरे हो रहे हों और मॉब सड़कों पे निकल आए, उस वक्त जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस होती है। जब पुलिस फेल होती है तो फिर रेंजर्स बुलाए जाते हैं, और जब रेंजर्स भी फेल हो जाए तो फिर पाकिस्तान आर्मी को तलब किया जाता है। इस तरह नहीं होता कि पहले दिन ही आप आर्मी को तलब करके बैठ जाएं। तो पुलिस तो मेरे ख्याल में जो हैंडलिंग हुई है वो बड़ी मैच्योर हैंडलिंग है और बेहतर डिसीजन हुआ है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ताज हैदर साहब, दुरानी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात असल में ये है कि स्टेट की रिट जो है वो कायम होनी चाहिए। हुकूमत के पास अपने अपने एक तरीके होते हैं, मगर हमने जो 2 दिन के अंदर देखा जहाँ पे मुजाहिरीन जो थे उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, यकीनन इससे कोई अच्छा इम्प्रेशन पाकिस्तान का बाहर नहीं गया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह का अगर कोई ख़तरा हो तो हुकूमत जो है वो पहले से ही अक्लमंदी से निपटेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।